हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो सैम्पल पेपर है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस का सैम्पल पेपर होने वाला है। इसमें मुख्य बातों को आपको ध्यान से समझा दूं कि पहला तो ये आपका 3 घंटों का बच्चों पेपर होने वाला है, जो 80 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है। इस प्रश्न में अगर प्रश्नों के बारे में बात की जाए तो इन प्रश्नों को देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला तो देखो, पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं। तो आपके इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न होंगे बच्चों, इसको 5 खंडों में बांटा गया है। ठीक है, A, B, C, D और E 5 खंडों में बांटा गया है। सभी प्रश्नों के उत्तर देना आप सभी के लिए अनिवार्य है। इसके साथ साथ 1 से 12 तक जो प्रश्न होंगे वो आपके MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे बच्चों। 13 से 18 तक जो होंगे 2 अंकों के प्रश्न होंगे बच्चों। इन प्रश्नों के उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में देना या इससे ज़्यादा शब्दों में नहीं देना है, याद रखिएगा। 19 से 23 जो प्रश्न होंगे जो 4 अंक के होंगे, ठीक है, इनका उत्तर आपको 100 से 120 शब्दों में देना है। इसके साथ साथ 24 से जो 26 होगा, ठीक है, वो प्रश्न बच्चों कौन कौन से होंगे, जिनमें से एक पैसेज होगा आपका, एक कार्टून होगा और एक मानचित्र होगा। ठीक है, इसके साथ साथ 27 और 30 27 से लेकर 30 तक जो प्रश्न होंगे वो 6 नंबर के होंगे, जिसका आपको 170 से 180 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। तो बच्चों, इसमें पहला ही प्रश्न पहले बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि भीमराव यानी भारतीय संविधान का जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे बच्चों। तो आप सभी को याद है, राजेंद्र प्रसाद तो बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद स्थायी समिति के अध्यक्ष थे। तो यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित अधिकारों को संविधान के उनके अनुच्छेद संख्या के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसको हम सीक्वेंस वाइज हमें बताना है। तो आप सभी को पता है, पहले समानता का अधिकार आता है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार आता है, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो एक ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है बच्चों कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया की अनुमति देता है। तो आर्टिकल 368 इसमें बताया गया है कि संविधान में किस प्रकार से संशोधन होगा। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, कथन और अभिकथन और कारण वाले प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 को भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी पूरा करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं बच्चों, ठीक है। तो बात भारत के लिए तो हर साल अपना स्वतंत्रता है, ठीक है ना, हर साल। तो हमारा आपका ये प्रश्न यानी इसका क्या होगा बच्चों, यानी कथन और कारण। जैसे अगर बात की जाए कथन कारण अभिकथन कारण दो, पहला ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो ऐसा तो नहीं है बच्चों, हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा। दूसरा है अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा है जो बयान है यानी कथन है, ठीक है, गलत है लेकिन कारण सही है, जबकि कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पूर्वी क्षेत्र से या पूर्वी राज्यों से संबंधित है। तो याद रखिएगा 371 जो आर्टिकल है वो पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो संविधान का हृदय या दिल या आत्मा है। तो बच्चों किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, क्योंकि अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के द्वारा हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत न्यायालय जो होता है वो रीट या आदेश जारी करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है बच्चों कि संविधान, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन है 26 जनवरी 1949 को, दूसरा 26 नवंबर 1949 को, सी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को।
तो देखो बच्चों इसके थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, मैं बता देता हूं। तो पहला तो ये देखो याद रखिएगा कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950। बच्चों ए ऑप्शन का राइट होगा, लेकिन थोड़ी सी गलती क्या हो गई, ये 1950 है। ठीक है बच्चों, याद रखिए 1950। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय न्यायपालिका की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो बता दीजिएगा कि भारतीय न्यायपालिका क्या करती है, अक्सर विवादों को क्या करती है या झगड़ों का निपटारा करती है। ठीक है, ये ताकतवर जो लोग होते हैं, जो गरीब लोगों का या कमजोर लोगों का शोषण करती है, उससे ये बचाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? तो बच्चों ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है, इसके लेखक है महात्मा गांधी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति का अधिकार किसके पास होता है? तो याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। एक ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अभिकथन और कारण वाला है। इस प्रश्न का उत्तर आप ध्यान से देखिएगा और इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि एक राष्ट्र का अस्तित्व तब बनता है जब उसके सदस्यों का मानना होता है कि वो एक साथ हैं, एक दूसरे से अलग हैं, या वे एक राष्ट्र से अलग हैं, या वे राज्य का हिस्सा नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो एक साथ हैं। चलो अब आ चुके हैं हम 20 सेशन में, जिसके अंदर हमारे 12 मार्क्स के जो मतलब 12% टाइप कह लो। चलो तो बात करते हैं, पहला 20 सेक्शन में हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के उद्देश्य की जो संकल्प 1946 के किन्हीं दो बिंदुओं का वर्णन करें। तो बच्चों आप सभी को तो पता ही होगा कि भारत के संविधान की जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो क्या हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था। इसके अंदर संविधान की कुछ रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इसमें जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ठीक है, गणतंत्र, समाजवाद, इस प्रकार के कुछ शब्दों को जोड़ा गया था और इसे ही संविधान की प्रस्तावना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि न्यायपालिका के कोई दो कार्य बताइए। भैया न्यायपालिका के कार्य अभी मैंने आपको बताया कि न्यायपालिका क्या करती है, विवादों को बातचीत के द्वारा सुलझाती है, झगड़ों को सुलझाती है। इसके साथ साथ ये क्या करती है, ताकतवर के जो ताकतवर जो होता है वो गरीब लोगों का शोषण करता है, उससे बचाती है, संविधान की व्याख्या करती है। ये सारा काम न्यायपालिका का होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी देश के लिए संविधान क्यों आवश्यक है? तो कॉमन सी बात है, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से, ठीक है, इसके साथ साथ क्या करता है, जो संविधान होता है वो लोगों को क्या देता है, अधिकार देता है। संविधान लोगों को मौलिक कर्तव्य देता है। ठीक है, संविधान, ये सारी चीजें अगर हमें चाहिए तो हमें एक संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान क्या करता है, बुनियादी नियमों और कानूनों की एक समूह ऐसा उपलब्ध कराता है जिससे लोगों के बीच एक समन्वय, एक विश्वास बना रहे। और संविधान तय करता है कि समाज में निर्णय कौन लेगा। तो ये कार्य ही उसकी क्या है बच्चों, आवश्यकता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, लोकसभा किस प्रकार से राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है? तो बता दीजिएगा बच्चों लोकसभा किस प्रकार से। पहला तो आप बता दीजिएगा लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या होती है वो राज्यसभा की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं चुने जाते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, जो धन विधेयक होता है वो केवल लोकसभा में पेश हो सकता है, राज्यसभा में नहीं, सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से बहुत सारी शक्तियां लोकसभा के पास हैं। इस प्रकार से लोकसभा राज्यसभा की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली होती है। नेक्स्ट है बच्चों, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त किन्हीं दो मौलिक अधिकारों के बारे में स्पष्ट करें। तो कौन से अधिकार होते हैं, जैसे आप याद कर सकते हैं, जैसे आपका बता सकते हैं समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये दो अधिकारों के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, एक अपराधी के क्या क्या अधिकार होते हैं? तो आप सभी को पता है एक अपराधी क्या क्या अधिकार होते हैं। पहला, एक ही अपराध के लिए किसी अपराधी को बार बार पे सजा नहीं दी जा सकती। दूसरा, एक अपराधी स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य नहीं दे सकता। बच्चों एक अपराधी स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य नहीं दे सकता। इसके साथ साथ ठीक है ना, एक अपराधी जो है जब तक किसी अपराधी का अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब उसे अपराधी नहीं माना जा सकता। और किसी अपराधी को उसके पिछले किए गए कार्यों के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। पिछले टाइम पे होगा उसने कोई क्राइम करा होगा, तो इस बार अगर उससे कोई क्राइम हो चुका है तो ऐसा नहीं कि पिछली बार कर रखा है तो अभी भी कर सकता है, तो ऐसा नहीं कर सकती न्यायालय। चलो अब सेक्शन सी में आ गए हैं, इसके अंदर बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों,
भारत में राज्यपाल की स्थिति तथा शक्तियाँ बताएं। ठीक है बच्चों, तो पहला याद रखो, भारत में राज्यपाल की स्थिति क्या होती है, यानी राज्यपाल जो होता है बच्चों वो क्या होता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति का शासन होता है वैसे ही राज्य में क्या होता है, राज्यपाल का शासन होता है। इसकी शक्तियाँ क्या होती हैं, राज्यपाल क्या कर सकता है, पहला राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। दूसरा, राज्यपाल क्या करता है, राष्ट्रपति की सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो ये कार्य किसके होते हैं बच्चों, राज्यपाल के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के कार्य बताइए। तो आप सभी याद रखिएगा, लोकसभा के अगर कार्य के बारे में बात की जाए तो संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय में कानून कौन बना सकता है, लोकसभा। इसके साथ साथ वित्तीय विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में। लोकसभा संविधान में संशोधन कर सकती है। लोकसभा क्या कर सकती है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। लोकसभा देश में आपातकाल लगाने की स्वीकृति देती है। राज्यसभा के बारे में बात की जाए तो राज्यसभा क्या करती है, सामान्य विधेयक को पारित करती है। ठीक है, और इसके साथ लोकसभा द्वारा कोई भी विधेयक जब लाया जाता है तो उस पर सहमति कौन देता है, राज्यसभा। इसके साथ साथ अगर उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना होगा तो ये प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ पास होगा बच्चों, राज्यसभा में पास होगा। इसके साथ साथ राज्यसभा क्या करती है, राज्य सूची के विषय में कानून बनाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संसदीय शासन प्रणाली की 4 विशेषताएं बताइए। तो पहला विशेषता आप याद रखिएगा, संसदीय शासन प्रणाली में देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र का होता है। राष्ट्रपति की जो सारी शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री और उसका मंत्री जो परिषद है वो उसका प्रयोग करता है। और संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो विधायिका के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि भारत में न्यायपालिका की संरचना का वर्णन कीजिए। तो बच्चों न्यायपालिका की संरचना आपको बतानी है, आप सभी को पता है भारत में न्यायपालिका की संरचना, यानी पहले नंबर पे आता है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। दूसरे पे आता है बच्चों हाई कोर्ट जिसे कहते हैं उच्च न्यायालय। तीसरे पे आता है जिला यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और चौथे पे आता है बच्चों अधीनस्थ न्यायालय, सबसे निचली न्यायालय होती है बच्चों, क्या होती है, निचली। इस प्रकार से क्या होती है, इसकी संरचना होती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, यानी ये आप केवल संरचना बतानी है और इसके तो कुछ नहीं बताना आप लोगों को। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान में किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है, अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो आपको बताना है कि बच्चों देखो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान में किस प्रकार सूचीबद्ध किया गया है, यानी न्यायपालिका किस प्रकार से स्वतंत्रता को बनाए रखा गया है। तो पहला तो याद रखिएगा, देखो पहला है नियुक्ति संबंधी कार्य, यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, न्यायाधीश उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जिसे कानून का ज्ञाता हो और क्या हो बच्चों, कानून का अनुभव हो, उसी व्यक्ति को न्यायाधीश बनाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो न्यायपालिका होती है वो वित्तीय रूप से फाइनेंशियली तौर पे अगर देखा जाए तो कार्यपालिका और विधायिका पर निर्भर नहीं होती। ऐसा नहीं, अगर वो पैसे से निर्भर होती तो वो लोग उसे कंट्रोल कर सकते थे। इसीलिए न्यायपालिका को जो होता है, जो वेतन होते हैं या भत्ते होते हैं, वो सिंचित निधि द्वारा दिया जाता है और इस पर संसद का कोई नियंत्रण नहीं होता। संसद एक काम कर सकती, संसद न्यायाधीशों के वेतन को घटा नहीं सकती लेकिन बढ़ा जरूर सकती है ना। तीसरा आता है न्यायाधीशों की नियुक्ति हटाने की प्रक्रिया। आप सभी को पता है न्यायाधीशों की जो हटाने की जो प्रक्रिया है काफ़ी ज़्यादा लंबी है, महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। ठीक है ना, संसद तो हटाता है लेकिन ये प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा लंबी है और आज तक कभी सिद्ध नहीं हुआ। चौथा आता है बच्चों अवमानना। अवमानना का मतलब क्या है, कोई भी यानी सर्वोच्च जो न्यायपालिका है, न्यायालय द्वारा दिए गए डिसीजन जो होता है, निर्णय, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता, आलोचना नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्तिगत तौर पे आलोचना करता है तो न्यायालय उसे दंडित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। इसी में एक क्वेश्चन बच्चों ये है कि एक सदनीय और द्विसदनीय विधायिका में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, अंतर बताइए। देखो एक सदन में क्या होता है बच्चों, एक सदन वाली विधायिका होती है, जैसे कोई भी लोकसभा या राज्यसभा दोनों एक हो सकती है। और द्विसदनात्मक विधायिका में क्या होता है, 2 सदन वाली यानी लोकसभा और राज्यसभा होती है। ठीक है ना,
एक सदन वाली विधायिका में क्या होता है, कानूनों पर केवल एक बार स्वीकृति होती है या एक बार विचार किया जाता है। लेकिन द्विसदनात्मक विधायिका में क्या होता है बच्चों, किसी कानून या विधेयक पर 2 बार विचार होता है। ठीक है ना। एक सदनीय विधायिका में क्या होता है बच्चों, इसमें गलतियों की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन द्विसदनात्मक विधायिका में गलतियों की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। कि कॉमन सी बात है, कोई विधेयक या कानून है उस पर 2 बार विचार होता है ना, तो उसमें कोई गलती की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो ये है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस से नहीं है। ठीक है, तो इसको हम नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैसेज है बच्चों। देखो पैसेज को पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग बच्चों इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्टली आपको उत्तर बता देता हूँ। ठीक है, या तो आपको पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है। चलो, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? आप सभी को पता है राज्यसभा के सदस्य 6 सालों के लिए चुने जाते हैं। इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन भूल गया। राज्यसभा भारतीय संसद का डैश सदन है। कौन सा सदन है बच्चों? यानी राज्यसभा संसद का क्या है? अपर हाउस है, यानी उच्च सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में राज्यसभा के लिए अधिक सदस्य होंगे? तो बच्चों कहाँ होंगे? यानी पंजाब में होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा के चुनाव के लिए निम्नलिखित में से किस चुनावी प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है बच्चों, यानी इसका बी उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब इसमें बात करेंगे कि आखिर जो मानचित्र है, मानचित्र के कैसे प्रश्न होने वाले हैं। तो देखो बच्चों, आप पहले थोड़ा मैप को देख लीजिएगा, फिर हम प्रश्नों को देखते हैं। तो बच्चों इसमें पहला प्रश्न आ रहा है बच्चों कि भारत का उत्तरी द्विसदनात्मक विधायिका राज्य कौन सा है? यानी उत्तर में वह कौन सा राज्य है जहां द्विसदनात्मक विधायिका है? तो आपको दिख रहा होगा उत्तर में, अगर आप देखिएगा तो आप लोग पता चलेगा भैया उत्तर में तो ये वाला तो पंजाब है, यानी पंजाब में तो 1 सदनीय विधायिका है और उत्तर प्रदेश में 2 है। तो यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें प्रश्न है, यानी इसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और इसमें दक्षिणी पूछ रखा है, दक्षिणी में एक द्विसदनात्मक विधायिका वाला राज्य का नाम बताइए। तो दक्षिण में कौन सा है बच्चों? यानी ये भी आप लोगों को इस बात का तो पता होगा कि यहाँ कहाँ है बच्चों? कर्नाटक में द्विसदनात्मक विधायिका है। केरल में क्या है? एक सदनात्मक विधायिका है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? इसका जो उत्तर उत्तर प्रदेश, इसका क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है। इसी के साथ साथ इसमें क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का यानी भारत का उत्तरी एक सदनात्मक विधायिका यानी पंजाब और दक्षिण में हो जाएगा केरल। लेकिन आप लोगों को पेपर में इस तरीके से नहीं करना बच्चों। इसको देखो, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा आपको एक क्या करना है, अपने कॉपी पे बनाना है। यहाँ क्या लिखना है? वर्णमाला से संबंधित। जैसे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ लिखना है ए, इसको ए लिख दिया, और यहाँ लिख देंगे यूपी, इसको लिख देंगे बी, और यहाँ लिख देंगे क्या लिख देंगे? जैसे बी में क्या है? केरल। ठीक है, तो यहाँ केरल लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इसे लिख देंगे सी में क्या लिख देंगे बच्चों? आप लोगों का पंजाब आ जाएगा। ठीक है ना, इसे कर्नाटक है ना बच्चों। तो इस तरीके से आप लोगों को अच्छे तरीके से भरना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि भारत का निर्वाचन आयोग के कार्य बताइए। भारत में निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है? तो आप सभी को पता है चुनाव आयोग क्या करता है? मतदाता सूची तैयार करता है, मतदाता सूची की गलतियों को सुधारता है, चुनाव चिन्ह वितरित करता है। ठीक है, चुनाव किस दिन होना, यानी चुनाव की तिथि घोषित करता है। ठीक है ना। इसके साथ साथ क्या करते हैं बच्चों? जो आचार संहिता होता है, आचार संहिता का मतलब क्या होता है? जिस दिन चुनाव होने वाले होते हैं उसके एक दिन पहले किसी प्रकार का चुनावी प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है, पकड़ा जाता है, तो उसे सजा दी जाती है। ठीक है, तो ये सारे काम क्या होते हैं? चुनाव आयोग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान चुनाव के लिए आवश्यक किन्हीं 3 निर्वाचन सुधारों, यानी अगर अभी देखा जाए तो चुनाव आयोग में कौन किन सुधारों की आवश्यकता है? तो किन किन सुधारों की आवश्यकता है? पहले तो आप सभी को पता है कि चुनाव में क्या होता है कि वंशवाद की प्रणाली होती है, यानी एक ही जो वंश के जो लोग होते हैं, एक ही जो नेता, जैसे गांधी परिवार ले लो तो इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, संजय गांधी, ये सारे राजनीति में जुड़े हुए हैं। तो वंशवाद की प्रणाली होती है, धन का अत्यधिक प्रभाव होता है ना बच्चों, जाति और धर्म के आधार पर वोट लिए जाते हैं, आचार संहिता का लोग पालन नहीं करते हैं। तो ये सारी क्या हो जाएंगी? इसकी कमियां हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के नाम मात्र का प्रमुख होता है, कथन का उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए। आप सभी को पता है कि भारत में क्या होता है
कि संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली में भी क्या होता है, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का होता है, उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करता है। इसके बावजूद राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, जैसे राष्ट्रपति क्या करता है, राजदूतों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जल स्थल वायु तीनों सेनाओं का क्या होता है, कमांडर होता है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति जो होता है बच्चों क्या करता है, मतलब जो राष्ट्रपति होता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति क्या करता है, देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, राष्ट्रपति के क्या होते हैं बच्चों, शक्तियां होती हैं। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है, ठीक है, वीटो पावर। अब वीटो पावर का मतलब क्या है, यानी वीटो पावर का मतलब क्या है कि जो राष्ट्रपति होता है वो किसी भी कानून के विषय में क्या कर सकता है, जैसे किसी भी कानून के विषय में वो न्यायालय से सलाह ले सकता है। इसके साथ साथ इसके बाद वीटो पावर होती है। वीटो पावर का मतलब क्या होता है बच्चों कि सपोज करो कि कोई विधेयक जो है वो राष्ट्रपति के पास आता है, कोई कानून बनाने के लिए आता है, तो जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक कानून नहीं बनेगा। और उसे लगता है कि उस विधेयक में कोई कमी है तो दोबारा विचार करने के लिए वो संसद के पास भेज सकता है। इसकी इस शक्ति को क्या कहते हैं बच्चों, इसकी जो राष्ट्रपति की इस शक्ति को जो क्या कहा जाता है, विवेकाधीन शक्तियां कहा जाता है। और इसके साथ राष्ट्रपति और वीटो पॉकेट भी होती है, यानी कोई विधेयक आया, आप सभी को पता है, एक विधेयक आने के बाद दोबारा संसद के बाद भेज दिया, विचार विमर्श किया गया, दोबारा जब किसके पास आएगा, राष्ट्रपति के पास आएगा, तो राष्ट्रपति उसे दोबारा संसद के पास नहीं भेज सकता, लेकिन उसके पास कोई समय सीमा नहीं होती है, उस पर कभी भी वो साइन कर सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये प्रश्न है। चलो नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, भारत के स्थायी कार्यपालिका के गठन और महत्व का वर्णन किया। आप सभी को पता है स्थायी कार्यपालिका को ही नौकरशाही भी कहा जाता है। स्थायी कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव लिखित परीक्षा के द्वारा होता है। स्थायी कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, इनकी निश्चित सेवानिवृत्ति होती है, 62 या 65 साल होती है। स्थायी कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, ठीक है ना, इनको पेंशन वेंशन सब चीज़ें मिलती हैं, जैसे IAS हो गया, IPS हो गया, IFS हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, और ये लोग हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाने में क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि हमारे अधिकांश जो नेता होते हैं ना बच्चों, वो अशिक्षित होते हैं, उन्हें दिशा निर्देश के लिए किस पर डिपेंड होना पड़ता है, स्थायी कार्यपालिका पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 30वां, कि मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो पहला तो याद रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना, प्रधानमंत्री आप सभी को पता है सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री क्या करता है, मंत्रिपरिषद की रचना करता है। प्रधानमंत्री क्या करता है, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री क्या करता है, नियमित रूप से उसकी बैठकें बुलाता है। प्रधानमंत्री क्या करता है, विभागों का बंटवारा करता है कि कौन शिक्षा मंत्री बनेगा, कौन रेल मंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री डिसाइड करता है ना। और अगर कोई मंत्री परिषद में कोई विधेयक अनुशासनहीनता करता है कोई सदस्य, तो उसे निष्कासित भी कर सकता है ना। और अगर प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे देता है तो पूरी मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो ये है तीसरे का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी आप सभी को पता है भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। इस संविधान सभा में 389 सदस्य थे, ठीक है, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, 4 चीफ कमिश्नर थे और 93 देशी रियासतों से थे, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, दूसरी बैठक आपकी 11 दिसंबर 1946 की और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 की। इस प्रकार से भारत के संविधान को बनने में 64 लाख रुपए, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इस प्रकार से भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हो गया था। लेकिन भारत का संविधान क्या किया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये था बच्चों इस सैंपल पेपर के पूरा कंप्लीट पार्ट। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।